गुड इवनिंग दोस्तों, एजुकेशन एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बायोलॉजी सेक्शंस के अंतर्गत मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी पे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म पे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म्स के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म्स के कितने एस्पेक्ट्स होंगे? तीन एस्पेक्ट्स। इसमें पहला हम न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, दिस इज न्यूट्रिशंस। दूसरा रेस्पिरेशन और तीसरा सिंथेसिस। तो ये तीन तरह की इनके एस्पेक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म्स के। मेटाबॉलिज्म्स को दो पार्ट्स में इसमें बांटा गया था। एक तो था कैटाबॉलिज्म्स, ठीक है, और दूसरा जो पक्ष है वो उसमें एनाबॉलिज्म्स की बात की जाती है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म्स के अंतर्गत आपको जो है मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल्स को ब्रेकडाउन होगा, ये क्यों होता है? टू ऑब्टेन द एनर्जी। तो इसके बाद जो है बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो जब भी ब्रेक डाउन होगा मॉलिक्यूल्स का तो उसके बाद एनर्जी मिलेगी। बात करते हैं एनाबॉलिज्म्स में। एनाबॉलिज्म्स जो होता है वो सेल्स के अंतर्गत जो भी चीजें जरूरत की होती है, ठीक है, तो वो जिन तरह की कंपाउंड को सेल की जरूरत होती है वो सारे कंपाउंड का सिंथेसिस करता है। तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड that are needed for सेल। ठीक है, जो भी सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो उसके तहत जो है एनाबॉलिज्म के तहत उसको मिलता है। अब तो ये मेटाबॉलिज्म्स है, बस ये समझना है टर्म्स को, मेटाबॉलिज्म क्या होता है इस प्रोसेस को बस समझना था। एक छोटा सा टर्म्स है मेटाबॉलिज्म। दो भाग होते हैं, कैटाबॉलिज्म्स और एनाबॉलिज्म। इनके तीन एस्पेक्ट्स पर मैंने बात किया। एक तो है न्यूट्रिशन की वैल्यू, दूसरा रेस्पिरेशन और तीसरा सिंथेसिस। तो किसी भी इंसान का अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो डाउन पे हुआ, मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कमी होगी, रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी है उसमें उसको इशूज आ रही है, या सिंथेसिस करने में जैसे प्रोटीन से विटामिन के जो सिंथेसिस होते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो मेटाबॉलिज्म अगर सही है तो ये सब सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं आर्टिफिशियल सिल्क में। आर्टिफिशियल सिल्क को हम रेयन कहते हैं। ठीक है, रेयन बोलते हैं, RAYON, दैट इज कॉल्ड रेयन। ये आर्टिफिशियल सिल्क है। और जहाँ हम बात करते हैं सिल्क फाइबर्स का, हेयर्स का, नेल्स का, क्लॉ का, एंड दैट ऑल आर मेड विद द केराटिन प्रोटीन। तो केराटिन जो प्रोटीन है वो बहुत ही एसेंशियल हो जाता है आपका। ठीक है, केराटिन प्रोटीन जो है आपको बहुत ही एसेंशियल होता है और जो आपको इसमें सीखने की आवश्यकता होती है। तो केराटिन प्रोटीन जो है ये आपका एसेंशियल फैक्टर है, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन तो आपके हेयर के लिए, आपके नेल के लिए, ये सब के लिए केराटिन प्रोटीन का होना आवश्यक है। बात करते हैं सन हेम्प। सन हेम्प जो है एक तरह से सन हेम्प, ठीक है, दिस इज सन हेम्प। ठीक है, दिस सन हेम्प इज एन एशियाटिक प्लांट। ठीक है, एंड दैट दिस एशियाटिक प्लांट बिलोंग्स टू द लेग्यूम फैमिली। ठीक है, लेग्यूम फैमिली मतलब एक तरह से प्रोटीनियस होगा, लेग्यूम फैमिली का है। ठीक है, लेग्यूम फैमिली का है और ये फैबेसिया एक फैमिली है। लेग्यूम फैमिली के अंतर्गत फैबेसिया एक फैमिली है, उसके तहत इसका जो है ये आता है सन हेम्प। ये एक्चुअली प्लांट फाइबर है जो कि ऑब्टेन किया जाता है स्टेम से। दिस इज द प्लांट फाइबर। ठीक है, सन हेम्प इज कॉल्ड प्लांट फाइबर, दिस सन हेम्प इज कॉल्ड प्लांट फाइबर। ये दोस्तों क्या है? एक प्लांट फाइबर है। ठीक है, इस ये जो है आपको स्टेम से दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम। तो दिस इज है ना, तो स्टेम से प्राप्त किया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया, उसके बाद ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं स्पीसीज के अंतर्गत। ठीक है, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम स्पीसीज पे बात करेंगे। ठीक है, उसके अंतर्गत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। बात करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है, दिस इज एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियंस क्रिएचर है, लैंड और वाटर दोनों पे पाया जाएगा, लिव इन द वाटर एंड देन लैंड। इसकी जो हार्ट चेम्बर होती है, 3 चैम्बर्स की हार्ट होती है, 3 चैम्बर्स। ठीक है, 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है। इसका हार्ट को 3 चैम्बर्स का होता है। इसमें 2 एट्रिया होंगे, 2 एट्रिया। ठीक है, 2 एट्रिया एंड प्लस सिंगल वेंट्रिकल होते हैं, सिंगल वेंट्रिकल होते हैं। तो फॉक्स जो उभयचर है
हिंदी में उसको कहते हैं उभयचर। उसके अंतर्गत आपको 3 चैम्बर्स होंगे, 2 एट्रिया होगा और एक उसमें सिंगल वेंट्रिकल होगा। ये आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। एंड व्हेन यू से कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब इसके अंतर्गत बॉडी को इसका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो आपको वेरी करेगा, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर इसमें एक तरह से प्रोपोर्शनल होता है इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के। वातावरण में जैसा होगा उसी हिसाब से ये भी अपने आप को उसी के हिसाब से एडजस्ट करता है, ठीक है। मतलब उसी के हिसाब से होगा। तो नहीं अगर एडजस्ट कर पा रहा है तो ये हाइबरनेशन प्रोसेस में चला जाता है। हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेट का एक ऑप्शन आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी, कंप्यूटर में भी जब आप शट डाउन करने जाते हैं तो आपको मिलता है। तो हाइबरनेशन वो प्रोसेस है, हाइबरनेशन के दौरान कंप्यूटर भी जो है, कंप्यूटर तो ऑफ होता है लेकिन जो इसके अंतर्गत फंक्शंस ऑलरेडी चालू होता है ना, तो हाइबरनेशन प्रोसेस के दौरान वो ओपन रहता है। जब आप सिस्टम ऑन करोगे तो फिर से सारी सिस्टम जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगी। इसी तरह से जो है ये हाइबरनेशन प्रोसेस में जब चला जाता है तो आपको दिखता नहीं है, ठीक है, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर सही होता है तो आपको जो है बाहर की दुनिया में दिखने लगता है। ये जो है स्किन से जो है आपकी सांस लेता है। तो एंड फ्रॉग्स कैन ब्रीथ इट फ्रॉम द स्किन एंड देन लंग्स बोथ, ठीक है, स्किन से भी और लंग से भी। जब ये नीचे जो है जमीन के अंदर चला जाता है तो स्किन से लेता है, जब ऊपर की तरफ आता है तो लंग से लेता है। तो दोनों का इस्तेमाल करता है ना। अब इसमें जो है मेम्ब्रेनियस ग्लैंड होता है, ठीक है, जो कि स्किन होता है, दैट अलाउज द रेस्पिरेटरी गैसेस टू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये आपको अलाउ करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस को ब्लड वेसल्स के साथ, ठीक है। तो मेम्ब्रेनियस जो ग्लैंड है या जो मेम्ब्रेनियस जो स्किन है इसका, दैट अलाउज द रेस्पिरेटरी गैसेस टू द ब्लड वेसल्स, तो वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ब्लड वेसल्स में अलाउ करता है इसके स्किन। एक म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन के अंतर्गत, म्यूकस ग्लैंड इन स्किन कीप्स द फ्रॉग मॉइस्ट, दैट इज कॉल्ड बोज, तो है ना। तो एक म्यूकस ग्लैंड होता है उसके स्किन के नीचे और वो जो है उसको हमेशा भींगा भींगा रखता है। उसको जब छुएगा तो देखिएगा गीला रहेगा वो, तो ये म्यूकस ग्लैंड की वजह से वो भींगा भींगा रहता है। एंड दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो कोई अगर चीज भींगा है ना तो उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा एयर के अंतर्गत उसको वो सोख लेगा, ठीक है, उसको सोख लेगा। तो ये आपको उससे जो है मदद मिलती है उसको, ठीक है। ऐसे नहीं, हर चीज का लाइफ में अगर कुछ होता है तो उसका मकसद होता है, बिना मकसद के दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो आपको म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है, दिस इज म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। ये म्यूकस ग्लैंड जो है दोस्तों, दिस म्यूकस ग्लैंड हेल्प्स टू absorb what dissolve oxygen, ठीक है, it helps to absorb dissolve oxygen, ठीक है, ये याद रखना है। आप बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। दूसरी जो मैं बात करूंगा उसमें हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एनिमल जो है डेवलप्स करता है आफ्टर बर्थ और देन हैचिंग, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है जिसके अंतर्गत मान लीजिए किसी चीज का बर्थ हो गया एंड आफ्टर बर्थ जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है बॉडी के अंतर्गत, डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड वो जो है आपको मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत आता है। जैसे एग ने अंडा अंडा एग से हेचरी के दौरान हेन बाहर निकलता है, चूजा जो बाहर निकलता है, ये जब बाहर आएगा तो उसके बाद उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। उसी डेवलपमेंट प्रोसेस को जो है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इसको आर कर दीजिए, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग्स intestine shortens in the length which helps to digest fresh food, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग के दौरान इंटेस्टाइन जो उसका होता है जो पतला होता है, छोटा होता है, ठीक है, शॉर्टेंस, लेंथ में बहुत छोटा हो जाता है, एंड दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फ्लेश फूड, ठीक है। तो स्टोमक शॉर्टेन हुआ उस लेंथ में, उससे उसको क्या मतलब जो फ्लेशी फूड होता है उसको डाइजेशन करने में मदद मिलती है। बात करते हैं हाइड्रा। व्हाट इज हाइड्रा? हाइड्रा हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स बोथ द gaseous exchange and excretions occurs by the simple diffusion।
तो हाइड्रा के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब सारी चीजें जो है आप जब एनिमल किंगडम पूरा डिटेल्स में जब मैं पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, उस पर जब हम बात करेंगे बायोलॉजी की, जब पूरी डिटेल बाई वन जब करेंगे, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिक व्यू में, तब हम बात करेंगे। तो ये है हाइड्रा। हाइड्रा जो है इसके पास नो ब्लड होता है, ठीक है, पानी पानी है, इसके अंदर ब्लड नहीं है। एंड इसके पास ब्लड तो नहीं है बट सांस ले सकता है, बट रेस्पायर्स, ठीक है, बट ये रेस्पायर्स करेगा दोनों केस में, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के फॉर्म में, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के फॉर्म में। एंड दूसरा एक्सक्रेशन जो होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रेशन कहाँ से एक्सक्रीट करता है, ठीक है, एक्सक्रेशन इसका कहाँ से होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है इसका एक्सक्रेशन होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रा जो डिफ्यूज करता है, एक्सक्रीट करता है अपने मल वगैरह को, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से करता है। बात करते हैं हाइपर पैरासाइटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म क्या है, ये पैरासिटिक पैरासाइट्स का प्रेजेंस होना किसी भी पैरासाइट्स के अंतर्गत, ठीक है। एंड अब आता है माइकोप्लाज्मा। एक छोटा छोटा टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के पास क्षमता होती है उसकी एक ऑटोनोमस गोल को एंड रिप्रोडक्शन को वो जो है कैरी फॉरवर्ड कर सके। हॉल्स्टीन फ्रेस्कन्स वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन डेयरी एनिमल्स है, ठीक है। तो एक तरह से एक कौ की एक वेराइटी है, कौ की एक वेराइटी है, गाय की एक वेराइटी है जिसका नाम है हॉल्स्टेन, FRIESCIN, हॉल्स्टेन फ्रेस्कन्स। तो ये गाय की एक वेराइटी है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन डेयरी एनिमल्स है, ठीक है। अब मैं वास्कुलर टिश्यू में बात करें तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको पता है। तो जो भी जाइलम होता है, ये वास्कुलर टिश्यू का पार्ट है, पेड़ में पाए जाते हैं। तो ये आपको डेड सेल से बना होता है, ठीक है, डेड सेल होता है, ठीक है। बात करते हैं फ्लोएम का, PHLOEM, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम, ये भी वास्कुलर का पार्ट है। ये आपको लिविंग सेल होता है, ठीक है। तो जाइलम जो जल का संबंध जिसमें होता है ना, वो डेड होता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है उसमें फ्लो है, समझ गए ना, फ्लो, तो लाइफ जिंदा है इसके अंतर्गत, दैट इज कॉल्ड लिविंग, ठीक है। फ्लोएम में फ्लो हो रहा है, जाइलम में जल का संबंध है, वो कल बह रहा है, तो डेड सेल है। लेकिन फ्लोएम के अंतर्गत फ्लो जुटा हुआ है, तो समझ लीजिए कि लिविंग होता है। और जो इसका अपोजिट होगा जाइलम, उसमें कुछ नहीं होगा। फ्लोएम जो है ये ट्रांसपोर्ट करेगा फूड को फ्रॉम द लीव्स एंड टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो यहाँ पे लीव्स है, पत्तियां हैं, मान ली जाए ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। इससे जो है आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में, यहाँ तक ये सब सारी जगह इन पार्ट में जाएंगे, शाखाओं में जाएंगे। तो ये फ्लोएम का काम है, मतलब ऊपर से नीचे का। अभी देखिए नैनो यूरिया का जो कॉन्सेप्ट आया है, नैनो यूरिया का छिड़काव किया जाता है स्प्रे के माध्यम से, स्प्रे से। अब जब नैनो यूरिया का स्प्रे से छिड़काव होगा तब क्या होगा, ये पत्तियों पे गिरेगा, लीव्स पे, और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो लीव्स करेगी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो फ्लोएम होगा वो अपना काम करना चालू करेगा, ठीक है। तो नैनो यूरिया कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। इसी टेक्निक पे जो है नैनो यूरिया का जो है सिद्धांत काम करता है। नैनो यूरिया उसी मेथड से बनाया गया है ताकि कम मात्रा में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जा सके और पेड़ों को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जा सके यूरिया के फॉर्म में, ठीक है। तो ये नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट। अब समझ में ये बात आएगा कि अच्छा ठीक है यार, नैनो यूरिया, नैनो यूरिया अभी ग्लोबल बना हुआ है क्योंकि यूरिया की खपत आप ज़्यादा इंपोर्ट मैक्सिमम करते हो यूएस रसिया से। तो नैनो यूरिया का छिड़काव जो है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर पत्ती लगी है, ठीक है। इन पत्तियों में छिद्र होता है, स्टोमेटा होता है। तो इस पे पुअर डाउन किया जाएगा नैनो यूरिया का। ये नैनो यूरिया स्टोमेटा के माध्यम से पेड़ की पत्तियों पे जाएगा, तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी और ये फिर सारे जो है फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है, फ्लोएम वहाँ पे एक्शन करेगा। एक्शन करने के बाद फोटोसिंथेसिस वगैरह क्रिया होगी, उससे माध्यम से वो पेड़ के डिफरेंट टहनियों में जो है ये सब सारी चीजें इधर जाएगी। तो ये फ्लोएम इसमें मेन कारक है। तो नैनो यूरिया इसी मेथड पे काम कर रहा है। अब आता है सेंसिटिविटी जो हमारी आईज की होती है, मोस्ट फॉर येलो एंड ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। तो हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होती है, ग्रीन कलर के लिए। देखते हैं ग्रीन आपको अच्छा लगता है, ग्रीनरी, ठीक है, ग्रीनरी में जो है शांति मिलती है,
ठीक है, शांति की चाह में जो आदमी पार्क जाता है। तो ग्रीन कलर आपकी आंखों को अच्छा लगता है। इवन की जो येलो कलर है, येलो कलर भी अच्छा लगता है। तो पहले की जो फ्लोरेसेंट बल्ब होती थी वो येलो कलर दिया करती थी, या जो आप वुड फायर करते हो उससे जो निकलता है वो लगभग येलो के फॉर्म में निकलता है, या जो सन की लाइट होती है उसमें भी येलो होता है। तो वो आपकी आंखों के लिए फायदेमंद, मतलब ठीक होता है, आंखों को अच्छा भाता है। ठीक है, मन को भाता है, मतलब आंखों को भी भाता है। लेकिन जो ये जो व्हाइट लाइट है जो ट्यूब लाइट से निकलती है, इसमें जो है आपकी आंखों को स्ट्रेस मिलता है, बिकॉज इसकी रेडिएशन जो है हमारी आंखें जो है थोड़ा सहने में इंटॉलरेंट है। ठीक है, तो अब आता है इलेक्ट्रॉन। अब उसमें बात करते हैं सेंसिटिविटी, बता दिया आपने यहाँ की सेंसिटिविटी। अब आता है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। इलेक्ट्रॉन्स बीम की जो थेरेपी होती है, इसका इस्तेमाल जो है लिम्फोमा, जो कि एक कैंसर का फॉर्म है लिम्फोमा। ये ध्यान रखना है कि लिम्फोमा एक स्किन कैंसर है। ठीक है, टाइप है स्किन कैंसर का लिम्फोमा। अब ये जो है एक्चुअली इसका इलाज जो है ना, इसकी जो लिम्फोमा का जो ट्रीटमेंट होता है ना, द ट्रीटमेंट दैट इज डन बाय लिम्फोमा, that is done by electron beam therapy, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से जो है इसका लिम्फोमा का इलाज किया जाता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेंटिस्ट का मिरर कनकेव होता है या कन्वेक्स। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझिए। डेंटिस्ट जो देखते हैं, हमारी जो दांत होती है वो छोटी छोटी होती है। दांत के 4 फॉर्म होते हैं, ICPM के नाम से जानते हैं। इंसीजर्स, है ना, टीथ है ये। ठीक है, टोटल 32 दांत होते हैं, ICPM। ये प्री मोलर, मोलर, इंसीजर होता है। ठीक है, सी का मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ICPM इस तरह से होता है। तो टीथ के अंतर्गत जो आपको डॉक्टर, यहाँ मान लीजिए दांत है, इसको देखना है तो छोटी छोटी दांतें हैं, उसको बड़ा करके देखना होगा। ठीक है, डॉक्टर को तभी ना दिखेगा, कैविटी वगैरह कैसे दिखेगा। तो छोटी चीजों को बड़ा करके देखना है तो इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कनकेव लेंस लगाओगे। ये जब लाइट यहाँ आएगी, ये छोटी चीज हो जाएगी तो ये बड़े पर्दे पे बन करके निकलेगी। ठीक है, तो ये है कनकेव लेंस। तो कनकेव जो, सॉरी नॉट कनकेव लेंस, यहाँ पे कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉनकेव का भी एक मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है। आप केव देखे हो, मान लीजिए केव वाली एक पाइप है। ठीक है, इस तरह की केव होती है, केव है, इसके अंतर्गत आप एंटर कर जाइए। ठीक है, तो कॉनकेव में है। ठीक है, यह कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव के अंतर्गत है तो यह कॉनकेव हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है ये ऊपरी सतह जो है ये रहेगी। ठीक है, इसका मैं आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर मीनिंग बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि कॉनकेव का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सारा चीजें ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये अंदर रहेगा सारी चीजें। तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाया है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पूरा एकदम जो है लॉजिक वे में समझाने के लिए। तो डिटेल जो है एनालिसिस करेंगे तब। ठीक है, अभी बस मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपको सब पता है। तो जो डेंटिस्ट मिरर है उसमें जो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉनकेव जो मिरर होता है वो आपके दांतों की साइज को उसको बढ़िया से मैग्नीफाइड करके दिखाएगा। तो हमेशा कॉनकेव का इस्तेमाल होगा, बिकॉज एट ए शॉर्ट रेंज, छोटे से डिस्टेंस के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, दे प्रोड्यूस मैग्नीफाइड अपराइट इमेज। ठीक है, तो मान लीजिए फोकल लेंथ जो एफ होता है, और ठीक है, और पी जब निकालते हो ना, पावर डायोप्टर में होता है, पी इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से भी अगर कम डिस्टेंस पे कोई है तो उस केस में आप जो है कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। हॉर्स एंड रैट दैट हैव नो गॉल ब्लैडर्स। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर्स मतलब इसमें जो है जो भी बाइल सेक्रेट होता है तो इनमें नहीं मिलता। तो रैट्स के अंतर्गत बाइल सेक्रेशन नहीं होता, हॉर्स भी जो है बाइल सेक्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों में गॉल ब्लैडर्स नहीं होता। ठीक है, मतलब एक तरह से मान के चलिए कि गैस वैस बनाते रहते होंगे। ठीक है, जिनमें गॉल ब्लैडर में हो जाता है, जिनको निकाल दिया जाता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, निकाल दिया जाता है, तो उनमें भी दिक्कत ये होती है कि उनमें गैस फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक तरह से वो बैलेंसर है, एसिडिटी और एल्कलिनिटी को बैलेंस करता है, तो वो में नहीं होगा। तो हॉर्स और रैट्स ये दोनों में गॉल ब्लैडर्स नहीं पाया जाता। इन्वर्ट्रिब्रेट्स डू नॉट हैव गॉल ब्लैडर। अब
इन्वर्टिब्रेट्स जो भी है ना, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स है, इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, ठीक है, बैकबोन नहीं पाया जाता है, ठीक है जी, जिनमें बैकबोन नहीं पाया जाएगा वो इन्वर्टिब्रेट कहलाते हैं, और इनमें जो है गॉल ब्लैडर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर जो भी मिलेगा वो वर्टिब्रेट्स में ही मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, है ना। अब कुछ मैं आपको मोटा मोटी जो डिजीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अभी जो इस सेक्शन में आता है वो उसमें हम डिजीज के बारे में बात करेंगे। बुलिमिया, बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा भी इसको लिखते हैं, बुलिमिया पढ़ा चुके हैं हम पहले, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। इसके तहत आदमी को खाना, बस खाना आता है, ठीक है, भोजन को खाया जाएगा, उसको कब रुकना है नहीं उसको नहीं पता होता, ठीक है। दे ओनली नो टू इट, ठीक है, डू नॉट नो टू स्टॉप वेयर, ठीक है, वो नहीं पता होता कि कहाँ उसको रुकना है, ठीक है। तो दे डू नॉट नो, दे ईट, दे नो टू ईट, नॉट टू स्टॉप, ठीक है, वो स्टॉप करना नहीं जानता। तो ये सब सारी चीजें हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है आपको एक यौग के अंतर्गत पाया जाता है, एट्रोपिन एल्कलॉइड्स है। तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ। लाइका एक सोवियत डॉग का नाम है, जो पहला एनिमल था जो स्पेस पे पहुंचा था, ठीक देंगे, पूछा जाएगा कि लाइका क्या है, तो एक डॉग था, रशियन डॉग, ठीक है, जो कि स्पेस में गया था, ठीक है। इंसानों से अच्छी किस्मत आजकल तो कुत्तों की है, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीते हैं लोग। कोलोस्ट्रम दैट इज कॉल्ड सेफ डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कोलोस्ट्रम का। अंगूरा उल, ठीक है, एक सुनते होंगे कि यार ये उल जो है ना अंगूरा का है, ठीक है, लुधियाना में बनता है। ये आपको ऑब्टेन किया जाता है रैबिट के ब्रीड से या गोट से भी पाया, ठीक है। टर्मिट्स दैट इज आल्सो नोन एज व्हाइट एंड्स, ठीक है, टर्मिट्स, इसको हम व्हाइट एंड्स के तौर पे जानते हैं। टर्मिट्स कहाँ होता है, दीमक भी बोलते हैं इसको, दीमक किताबों को खा जाता है। इम्ब्रायो दैट इज फाउंड इन द सीड्स, ठीक है, तो इम्ब्रायो क्या होता है, सीड्स के अंतर्गत पाया जाएगा, जीव जीव जहाँ है ना, जीवन है सीड्स के अंतर्गत, तो दैट इज कॉल्ड इम्ब्रायो, ठीक है। और ओव्यूल जब स्पर्म बनता है और फिर ओवरी से जो मिलता है, फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें भी जीवन है, वो भी इम्ब्रायो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रायो, ठीक है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, नाको, ठीक है, ये सब एक्चुअली फुल फॉर्म का ही पूछ सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो HIV संक्रमित लोगों का जो है रख रखाव करता है। इंडिया के अंतर्गत नाको का गठन जो है 1992 में किया गया था, 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, एंड इसका मकसद यही था कि प्रिवेंट करे, रोके एड्स को फैलने से। IVRI एक टर्म्स है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बरेली यूपी के अंतर्गत है। तो कई बार इंस्टीट्यूशंस पूछ देता है, ठीक है, कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है किधर लोकेटेड है, इसका लोकेशन क्या है। तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ, बरेली के अंतर्गत, नॉट लखनऊ, यूपी के अंतर्गत बरेली एक जगह है वहाँ पे। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ के अंतर्गत है।